हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज हम लोग बात करेंगे कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र के बारे में। आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था और नंद वंश का विनाश किया था। और नंद वंश का विनाश किया था और एक साधारण बालक को उन्होंने जो है मौर्य वंश का शासक बना करके उसको गद्दी पर बैठाया था। तो ये कहानी कौटिल्य की है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कौटिल्य के बारे में भी पूछा जा सकता है और अर्थशास्त्र के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो या कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के बारे में आप बताइए। तो इस स्लाइड में हम लोग कौटिल्य, उनके अर्थशास्त्र या साप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौटिल्य के बारे में देखते हैं। इनका वैसे बचपन का नाम या उनका व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। और चूंकि इनका गोत्र, ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों में गोत्र होता है, गोत्र अर्थात आप किस ऋषि की संतान हैं, तो इनका गोत्र कुटिल था, तो इसलिए इनको कौटिल्य कहा जाता था। इनके गोत्र के कारण इनको कौटिल्य कहा जाता था। और इनके पिता का नाम चणक था, तो इसीलिए इनको एक और नाम चाणक्य के नाम से भी पुकारा जाता था। तो 2-3 नाम आपको पता चल गया। कौटिल्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कुटिल गोत्र के थे। इनके ऋषि या इनका जो गोत्र था, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में गोत्र चलता है, तो उसके हेलो, हाँ, हाँ, तो आपने नाम जाने इनके कि इनका नाम विष्णुगुप्त बचपन का नाम था, पिता का नाम चणक था, तो इसलिए इनको भी चाणक्य कहा जाता था। और इनके गोत्र कुटिल गोत्र के थे, इसलिए नाम आपको 3 इनके पता चल गए हैं। इनका ऐतिहासिक महत्व, इतिहास में आज भी इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ये मंत्री थे, महामंत्री थे, अमात्य भी कह सकते हैं, अमात्य कहा जाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाने का पूरा श्रेय भी इनको ही जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ के कारण, और ये तक्षशिला के आचार्य थे, गुरु थे, आप लोगों को मालूम है, वहाँ पढ़ाते थे। और अपनी सूझबूझ से इन्होंने एक साधारण से बालक को, जो कि विपरीत परिस्थितियों में पल बढ़ रहा था, उसको राजा की गद्दी तक पहुंचा दिया था। इनके ही दिशा निर्देश में चंद्रगुप्त मौर्य ने यवनों के जो गवर्नर भारत में शासन कर रहे थे पंजाब प्रांत में, उनको उखाड़ फेंका और नंद वंश को भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था। इसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, तो उस समय भी ये मंत्री रहे थे। तो ये इनका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। नंदवंश का अंत किया और महान राजनीतिज्ञ थे और अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र मतलब एक विषय होता है अर्थशास्त्र। अर्थ का कई जगह मतलब निकलता है। अर्थ का मतलब धन भी होता है। अर्थ एक तरीके से आपको एक विषय भी होता है अर्थशास्त्र। और कूटनीति के जानकार भी थे ये, और राजनीति के बारे में भी इनको बहुत जानकारी थी कि किस प्रकार से एक राजा को दूसरे राजा के साथ संबंध रखना चाहिए और कैसे एक राजा की सुरक्षा की जाती है, राजा को प्रजा के लिए क्या क्या नियम अपनाने चाहिए और प्रजा के प्रति किस प्रकार से संवेदनशील रहना चाहिए। ये सारे नियमों को इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, जिसको कि कहा गया अर्थशास्त्र। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और अर्थशास्त्र इनकी रचना है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने रचना लिखी थी। और ये मौर्य का साम्राज्य के प्रारंभिक काल में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। इसके बाद अपना इनका थोड़ा सा एज फैक्टर के कारण ये बिंदुसार के समय में इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे थे।
तो इनकी प्रमुख पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जिसकी रचना इन्होंने 3वीं शताब्दी में की थी। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अर्थशास्त्र जो इन्होंने पुस्तक लिखी वो क्या थी? अर्थ का मतलब कई जगह अलग अलग तो होता है। अर्थ का मतलब देखिए धन और संपत्ति भी होती है। अर्थ का मतलब ये अर्थशास्त्र, अर्थ संस्कृत शब्द है, तो अर्थ का मतलब धन हो गया। अर्थ का राजनीति विज्ञान में अगर देखा जाए तो राज्य संचालन या विज्ञान भी अर्थशास्त्र होता है। राजनीति में देखा जाए तो शासन चलाना, राजा के द्वारा किस प्रकार से शासन चलाया जाता है, वो भी अर्थशास्त्र ही होता है। थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। इसमें 15 अधिकरण हैं। 15 अधिकरण का मतलब है अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, उसमें 15 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अधिकरण मतलब चैप्टर। 150 अध्याय हैं। उस 15 अधिकरण को 150 चैप्टर्स में, मतलब 15 अधिकरण तो बहुत बड़ी, मतलब उसमें वो हो गई एक बड़ी पुस्तक है। और उसके 15 खंड मान लीजिए आप, 15 खंड हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरीके से 15 अधिकरण यानी 15 खंड कह सकते हैं। ये अलग अलग टाइप की 15 पुस्तकें कह सकते हैं। पुस्तक क्या ना कहिए, खंड कहिए आप इसको, कि 15 खंड हैं। उस 15 खंड में 150 चैप्टर हैं, 150 अध्याय में ये बटी हुई है, जिसमें 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। अब अधिकरण और प्रकरण ये क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अधिकरण यानी कि एक खंड हो गया, तो इस तरीके से 15 बड़े बड़े खंड या 15 बड़े बड़े भाग हैं अर्थशास्त्र के, ठीक है। तो जैसे विनयाधिकरण है, इसमें कौटिल्य ने राजा की शिक्षा, राज शिक्षा और अनुशासन की बात की है। उसी प्रकार से एक और अधिकरण है व्यवहाराधिकरण, इसमें कानून, न्याय और दंड की बात की है। दंडाधिकरण, इसमें अपराधी को दंड देने वाली बात कही गई, अपराधी किस प्रकार से पकड़े जाएं और किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाए। तो इस प्रकार से ये 15 बड़े बड़े खंड हो गए, ठीक है। तो ये हो गए अधिकरण। इसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण का मतलब होता है अध्याय, या ये कह सकते हैं आप उपखंड। ये बड़ा हो गया अधिकरण। उस बड़े अधिकरण के अंदर आने वाले छोटे छोटे जो भाग होते हैं वह कहलाते हैं प्रकरण। जैसे कि मान लीजिए व्यवहाराधिकरण है। ये अधिकरण का एक अधिकरण है, उसका नाम है व्यवहाराधिकरण। इसके जो प्रकरण लिखे जाएंगे, इसमें न्यायाधीशों का चयन कैसे होना चाहिए, साक्ष्य का नियम क्या होना चाहिए, चोरी या धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरण अगर आपके पास आएंगे तो उसको कैसे निपटाएंगे आप। तो ये अधिकरण हो गए भाग या खंड, और प्रकरण हो गए आप समझ लीजिए कि एक छोटा अध्याय, ठीक है। तो ये बड़े बड़े खंड है लिखे गए, 15 खंड हैं, और उस 15 खंड के अंदर 180 छोटे छोटे अध्याय लिखे गए थे। 6000 पूरे जो अर्थशास्त्र था उसमें 6000 श्लोक हैं, और इनको सूत्र शैली में लिखा गया है। अब बात आती है कि सूत्र शैली क्या होती है। ये भी संस्कृत शब्द से निकला है। सू का अर्थ होता है गूंथना या पिरोना। तो सूत्र जो बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे से लाइन में लिख दिया जाए, तो अर्थशास्त्र में यही ऐसा ही सूत्र शैली में लिखा गया है। यानी बड़े लंबे लंबे श्लोक नहीं लिखे गए हैं, छोटा सा एक कोई सूत्र लिख दिया गया, उसका बहुत ही गहरा जो है अर्थ होता है। सूत्र छोटा होता है जिसका अर्थ बहुत, या उसकी जो व्याख्या होती है वो बहुत छोटी होती है। जैसे अर्थशास्त्र में लिखा है एक सूत्र, मान लीजिए अर्थस्य मूलम राज्यम। कितनी छोटा, 3 शब्दों का बना है, अर्थस्य मूलम राज्यम, जिसका अर्थ है राज्य ही अर्थ का मूल है। तो ये क्या कहलाया, सूत्र कहलाया। अर्थस्य मूलम राज्यम 3 शब्दों से बना हुआ है और इसका अर्थ बहुत गहरा है। तो सूत्र छोटे छोटे होते थे लेकिन उनमें गहराई बहुत होती थी। बहुत सारे सूत्र अर्थशास्त्र में लिखे गए। और सूत्र शैली में क्यों लिखा गया ये इसको, क्योंकि इसको याद रखने में जितने भी सूत्र हैं, ठीक है ना, ये 6000 श्लोक का मतलब 6000 सूत्र ही समझ लीजिएगा आप। छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे श्लोक आप समझिए। ये इसको क्यों लिखा जाता था कि ये याद रखने में आसान हो और छोटे हो पर गहरा इनका अर्थ हो और हर स्थिति पर लागू किया जा सके। जैसे कुछ सूत्र हम आपको बता रहे हैं, जैसे अर्थस्य मूलम राज्यम,
एक ये सूत्र हो गया। राजा ही अर्थ यानी धन संपत्ति का मूल है, मतलब सारी जो शक्तियां होती हैं, धन संपत्ति राजा के ही आसपास रहती है। दूसरा है दंडो ही भयम, कितना छोटा सा है, दंडो ही भयम, दंड ही भय का कारण है। कितनी बड़ी बात, कितनी गहरी बात इसमें कही गई कि दंड के बगैर हम दंड अगर होगा तो लोगों के मन में भय होगा। एक चोर है, उसको ये पता है कि अगर हम चोरी करेंगे तो हमें क्या क्या दंड दिया जा सकता है, तो उसके अंदर एक भय भी होता है चोरी करते समय। तो दंडो ही भयम, कितनी छोटी सी बात में कितना गहरा इन्होंने अर्थ बता दिया है। तो इसको सूत्र शैली कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र के बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया, आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जान लिया। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मतलब क्या क्या टॉपिक लिए गए हैं अर्थशास्त्र में। तो देखिए राज्य व्यवस्था, देखिए अर्थशास्त्र को ऐसा नहीं कि किसी एक राजा के लिए लिखा गया है। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है कि जो भी राजा आए, गद्दी पर बैठे, उन्हें इस प्रकार से शासन करना चाहिए। तो राज्य व्यवस्था में राजा के कर्तव्य लिखे गए हैं कि राजा को क्या क्या काम करना चाहिए, राजा को कितने पहर उठना चाहिए, कितने पहर भोजन करना चाहिए, भोजन का लोगों से कितने बजे मिलना चाहिए, कितने बजे सो जाना चाहिए, ये सब कुछ राजा के कर्तव्य में, राजा को लोगों के प्रति क्या कर्तव्य अपनाना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से न्याय करना चाहिए। तो ये राजा के कर्तव्य। राज्य के अंग, ये आगे हम बताएंगे राज्य के अंग कौन कौन से होते थे, राजा को किस प्रकार से प्रशासन चलाना चाहिए, है ना, ताकि उसके राज्य में सुख बना रहे, लोग प्रसन्न रहें। तो ये सब विषय प्रमुख थे। ये पूछा जा सकता है, इतना ही पूछ ले मान लीजिए कोई एग्जाम में कि ये बताइए कि अर्थशास्त्र की के मुख्य जो लिखा गया अर्थशास्त्र में उसके मुख्य विषय क्या थे, टॉपिक्स क्या थे मेन। तो राज्य व्यवस्था, राजा कैसे व्यवस्था चलानी चाहिए। न्याय, न्याय के बारे में लिखा गया कि राजा को या किन व्यक्तियों को दंडाधिकारी बनाना चाहिए। फौजदारी यानी कि जिनमें डकैती है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, उनके लिए कौन सा न्यायाधीश होना चाहिए। दीवानी न्यायालय, दीवानी यानी जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला होता है, इनमें इन मामलों में कौन सा न्यायाधीश होना चाहिए, किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए, कठोर दंड दिया जाना चाहिए या आसान दंड दिया जाना चाहिए। तो न्याय व्यवस्था की पूरी बातें अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। अर्थनीति, अर्थ मतलब आप समझ सकते हैं पैसा। तो कर व्यवस्था, कोई भी राज्य तभी चल सकता है जब सरकार को या राज्य को अच्छी तरीके से टैक्स मिलेगा लोगों के द्वारा। तो राजा को किस प्रकार की टैक्स व्यवस्था अपनानी चाहिए, क्या राजा को जहां अकाल पड़ा हुआ है वहां टैक्स लेना चाहिए या राजा को मदद करनी चाहिए, किस प्रकार से मदद करनी चाहिए। कूटनीति, कूटनीति के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा है, मतलब राजा के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, इस बारे में लिखा हुआ है। सैन्य शक्ति, राजा को अपनी जो सेना है उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार, कौन कौन सी सेना होनी चाहिए, उसको किस प्रकार से युद्ध कला में प्रवीण करना चाहिए, अपनी रक्षा, अपने लोगों की रक्षा, अपनी जनता की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, ये सब बातें लिखी हुई हैं। कृषि के बारे में लिखी हुई कि राजा को कितने भागों में कृषि को बांटना चाहिए, कितना टैक्स लेना चाहिए, अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो कितना टैक्स लेना चाहिए, अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो राजा को सिंचाई व्यवस्था के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, फसल उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, ये सारी बातें अर्थशास्त्र में लिखी हुई हैं। धर्म के संबंध में भी इसमें बातें लिखी गई हैं कि एक नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य का मतलब है हर व्यक्ति का अपने कुछ दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, वो नैतिक मूल्य है। राजधर्म, राजा का अपना कौन सा धर्म होना चाहिए, प्रजा का कौन सा धर्म होना चाहिए, प्रजा के कल्याण के लिए राजा को क्या कार्य करना चाहिए, ये सारी बातें अर्थशास्त्र में दी गई हैं। ये मेन पॉइंट्स है अर्थशास्त्र में किन किन बातों पर विचार किया गया है। तो इन बातों पर अर्थशास्त्र में बताया गया है। तो आपको ये पता चल गया अर्थशास्त्र कितने भागों में बटा है, कितने उपभागों में बटा है और अर्थशास्त्र में किन बातों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। ये प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना ग्रंथ है, मतलब आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद ये ग्रंथ आपका आता है। और राज्य प्रबंधन कि एक राजा को कैसे शासन चलाना चाहिए, राज्य प्रबंधन विषय पर ये एक अपने आप का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये एक बहुत पुराना ग्रंथ है। और राजा के लिए कल्याणकारी कैसे अपना राज्य बना सकता है, लोगों के लिए अच्छा कैसे अपना एक राज्य बना सकता है, ये सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। कि अकाल पड़े तो राजा को क्या करना चाहिए, महामारी कोई पड़ जाए तो क्या राजा को करना चाहिए,
अगर युद्ध से कोई क्षेत्र प्रभावित हो गया, बगल के पड़ोसी राजा ने अटैक कर दिया है, तो राजा को किस प्रकार के सार्वजनिक कार्य वहाँ करने चाहिए, इन सब की जानकारी इस अर्थशास्त्र में आपको मिलती है। अब आता है सप्तांग सिद्धांत। देखिए इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और आपके सिलेबस में भी है, बी और एमए दोनों के सिलेबस में है। राजा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? सप्त अंग, देखिए सप्तांग जो है वो 7 अंगों से मिलकर बना है। सप्त माने 7, अंग माने सप्त अंग, यानी 7 अंग। देखिए आप भी अपना विकास तभी करेंगे ना जब आपके सारे अंग जितने हैं शरीर के वो सही तरीके से काम कर रहे हों। पैर अगर चलेंगे, हाथ अगर चलेंगे, आंख देख पाएगी, मुंह से आप भोजन कर पाएंगे, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, आपके जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जब आपके वो सब सही चलेंगे तभी आपकी बॉडी मूव करेगी, आगे बढ़ेगी, आप अपनी प्रगति कर पाएंगे। तो सप्तांग का मतलब है राज्य के 7 अंग। सप्त माने 7, अंग माने अंग, लेकिन किसके अंग? राज्य के अंग। राज्य के अंग सप्तांग ये कौटिल्य ने बताए हैं और ये आपको याद होना चाहिए कि 7 अंग कौन कौन से होते हैं। तो सप्तांग का मतलब होता है 7 अंग, ये किसके? राज्य के। तो राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है, या आप कह सकते हैं कि 7 टुकड़ों से बना हुआ रथ है। अगर ये 7 अंग सही तरीके से काम करेंगे तो जो है एक राज्य विकास करेगा और एक राजा जो है विकास करेगा। तो वो 7 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंग है राजा। राजा आप देख रहे हैं पूरी धुरी राजा के ही आसपास घूम रही है और धुरी का केंद्र राजा है, यानी सब कुछ राजा है। राजा अगर अच्छा होगा तो प्रजा का कल्याण होगा और राजा में बहुत सारे गुण होना चाहिए। राजा का चयन होते समय भी बहुत सारे गुणों का पालन होना चाहिए। ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा जो है प्रजा का हितैषी होना चाहिए और प्रजा के हित के लिए ही राजा को गद्दी पर बैठाया जाता है, ना कि स्वयं का हित करने के लिए। और अगर कोई पड़ोसी मुल्क आक्रमण करेगा तो राजा को स्वामी को या राजा को जो है अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो हर प्रकार से राजा का मुख्य कार्य यही है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा का सिर्फ यही कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का, अपने साम्राज्य का हित समझे और उसके हित के लिए काम करे। तो पहला अंग होता है राजा। दूसरा अमात्य। अमात्य यानी मंत्री। तो राजा अकेले काम तो कर नहीं सकता है, तो राजा के काम करने के लिए एक पूरा राजा, देखिए मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था तो राजा हर जगह नहीं जा सकता, तो हर जगह नहीं जा सकता तो सारी व्यवस्थाएं भी राजा नहीं संभाल सकता। तो राजा ने इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, जिसमें 18 तीर्थ, आपने एक वीडियो मैंने भेजा था उसमें 18 तीर्थ सबसे फेमस थे, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। यानी आप कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री, जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो मान लीजिए हमारे राजा टाइप में हो गए। ठीक है, राजा अकेले तो काम कर नहीं पाएंगे, मोदी जी अकेले तो काम कर नहीं पाएंगे, तो फिर कौन काम करेगा? तो इसके लिए उन्होंने कई मंत्रियों का सेक्शन बांट दिया है, जल मंत्री, कृषि मंत्री और खनन मंत्री। ठीक है, इस तरीके से बांट दिया है और जो है उनको जो है क्या दे दिया गया है? काम दे दिया गया कि आप ये काम संभालेंगे, आप ये काम संभालेंगे। तो ये अमात्य या मंत्री राजा के सलाहकार होते थे। जब राजा को किसी काम में दिक्कत होती थी, वो उसको समझ में नहीं आता था या राजा बुलाता था बैठक, तो ये लोग राजा को सलाह भी देते थे। तो पहला हो गया राजा, अमात्य सप्तांग सिद्धांत में। दूसरा होगा अमात्य। तीसरा हो गया राजा, अमात्य, जनपद, क्षेत्र। ये आपको दिख रहा है, राजा के पास एक बड़ा जनपद होना ज़रूरी था, क्योंकि जो है सप्तांग सिद्धांत में आपका जनपद जो है तीसरे नंबर पे आता है। क्षेत्र, राजा के पास कितनी भौगोलिक क्षेत्र है और जनसंख्या है, ये राजा की स्थिति को दर्शाती थी। अगर बहुत ज़्यादा है अगर उसके पास, तो इसका मतलब है कि राजा शक्तिशाली है और स्ट्रांग है। और उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्र का होगा उतना बड़ा राजा को टैक्स मिलेगा, उतना कर मिलेगा और राजा जनता के लिए फिर अच्छा काम करेगा। तो तीसरा अंग हो गया जनपद, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग। चौथा पार्ट है सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग यानी किला। तो राजा को ये सप्तांग है, ये 7 अंग जरूर राजा के स्ट्रांग होना चाहिए, ये कौटिल्य ने बताया है। किला, तो राजा जिस किले में रह रहा है उसको बहुत मजबूत होना चाहिए और उसमें कई दिनों के खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए। अगर कोई आक्रमणकारी आ जाता है और कई दिनों तक घेरा डाले रहता है, तो कम से कम 1-2 साल की रसद यानी खाने पीने का सामान,
कोई ऐसी जगह भी होना चाहिए कि पानी का झरना उस किले के अंदर आता हो, और किला बहुत मजबूत होना चाहिए। किले के चारों तरफ खाइयाँ होनी चाहिए। खाई होने का मतलब है कि ताकि उस खाई को पार करके कोई और देश का जो है राजा आ ना सके। उन खाइयों में भी बड़े बड़े जानवर छोड़े होने चाहिए, जैसे मगर होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर कोई कूदे उस खाई में और पार करना चाहे तो मगर उसे खा सके। तो राजा को अपना किला बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। तो चौथा अंग किला हो गया। पांचवा है कोष। राजा को अपना खजाना बहुत मजबूत रखना चाहिए। जितना राजा का खजाना मजबूत होगा उतना ही राजा स्ट्रांग होगा। चौथा दंड। इसके बाद है दंड। राजा को अपनी सेना भी मजबूत रखना चाहिए, और सेना के बल पर ही वह अपने राज्य में हो रहे विद्रोहों को या पड़ोसी राज्य उसके देश पर गलत नज़र न डालें, उस पर वो जो है रोक सकता था। किसके बदौलत? अगर आपके पास एक बड़ी सेना होगी तो आप अपने जो पड़ोसी होगा, जो आपको गलत नज़र से देख रहा होगा कि मैं आपके राज्य की सीमा जीत लूँ, तो उसे वो जो है एक बड़ी सेना पराजित कर देगी। राजा के पास अच्छे मित्र होना चाहिए। जो अगल बगल के जो भी राज्य हों राजा के, उसके साथ राजा को कोशिश करना चाहिए कि मैत्रीपूर्ण संबंध हों, क्योंकि हम अपने, अगर हमारा पड़ोसी जो है अच्छा नहीं है, हमें परेशान करने वाला है, तो जो है हमारा क्या कहते हैं, हमको जो है हमेशा परेशान करता रहेगा। तो ये सप्तांग होते हैं, 7 अंग। ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाए। तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र और सेना, ये सप्तांग जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताए हैं। सप्तांग पे हो सकता है बिल्कुल आपका छोटा क्वेश्चन एक आ जाए कि सप्तांग के बारे में लिखिए आप लोग। इसके बाद मंडल सिद्धांत आता है। अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत बताया। मंडल का मतलब होता है घेरा, ठीक है ना। तो राजा एक सेकेंड, मंडल सिद्धांत कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, मंडल सिद्धांत क्या है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का विदेश नीति संबंधी सिद्धांत बताता है कि राजा को अपने चारों ओर, जो चारों ओर, ये मंडल का अर्थ हो गया घेरा, तो राजा के जो चारों ओर राज्य होंगे उससे किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए, ये मंडल सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हर राज्य या राजा अपने हितों की रक्षा के लिए एक राजनीतिक घेरा या मंडल का निर्माण करता है। तो मंडल का अर्थ हो गया वृत्त या घेरा, और एक हर राजा चारों तरफ एक अपने राज्य के चारों तरफ एक मंडल या वृत्त का होता है। इसमें उसके चारों तरफ या तो मित्र राष्ट्र होंगे, या शत्रु राष्ट्र होंगे, या तटस्थ राष्ट्र होंगे। तो मंडल सिद्धांत का आप समझ गए, चारों ओर का घेरा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति से संबंधित होता है। यानी कि राजा के अपने चारों तरफ जो देश पड़ते हैं या राज्य पड़ते हैं उनके साथ कैसा संबंध रखेगा, इससे संबंधित ये होता है। तो सबसे पहला आता है विजुगीषु। तो विजुगीषु का अर्थ होता है जो केंद्र में इच्छुक राजा, ये केंद्र में इच्छुक राजा है जो अन्य राज्यों की विजय की इच्छा रखता है। ठीक है, इस राज्य को जीत लूँ, 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 इस राज्य को जीत लूँ। तो जो सेंटर में जो राजा है, मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये, और कई राज्यों को जीतना चाहते हैं, तो ये कहलाएंगे विजिगीषु। विजिगीषु, ठीक है, केंद्र में स्थित राजा जो विजय की इच्छा रखता है। ठीक है, दूसरा हो गया अरि। अरि मतलब शत्रु, उसका पड़ोसी जो उसके राज्य का विरोधी है। पड़ोसी राज्य जो शत्रु है, मान लीजिए ये चंद्रगुप्त मौर्य है और ये आपका अरि है, ये विरोधी राजा है, तो ये अरि कहलाएगा। ठीक है, ये राजा चंद्रगुप्त मौर्य है और इनका ये विरोधी राजा है, तो इसको क्या कहते हैं? अरि। तीसरा होता है मित्र। तो शत्रु के पड़ोसी राज्य जो हमारे स्वाभाविक मित्र हैं, जो हमारे मित्र हैं, मान लीजिए भारत का कोई मित्र देश है बगल में, तो वो हमारे क्या कहलाएगा? अरि मित्र देश कहलाएगा। और जो शत्रु है, पाकिस्तान है मान लीजिए, वो अरि कहलाएगा। और अरि मित्र क्या कहलाएगा? वर्तमान समय में हम देखें तो अफगानिस्तान अरि मित्र कहलाएगा। अरि मित्र का अर्थ हो गया कि शत्रु का मित्र। नहीं, सॉरी, मैं गलत बता गई, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल मैं आपको गलत दे गई।
तो शत्रु का मित्र आप कह सकते हैं कि शत्रु हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो मित्र होगा, आप इससे देख सकते हैं ना, अरी, अरी मतलब का मतलब है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे उससे संबंध अच्छे नहीं हैं। और अरी मित्र, अरी मतलब दुश्मन, दुश्मन का मित्र, तो उसको कहते हैं, यानी शत्रु का मित्र, उसको कहेंगे अरी मित्र। तो ये मंडल सिद्धांत है, राजा के चारों ओर है, चारों ओर जो राज्य हैं उनके संबंध में ये बताया गया है। तो विजुगीषु जो प्रधान राजा है, मान लीजिए भारत देश है हमारा, ये विजुगीषु कहलाएगा। अरी, अरी ये पाकिस्तान हो गया जो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन जो हमारा शत्रु है। मित्र हमारा जो मित्र देश होगा बगल में, हमारे पड़ोस के बगल में जो भी मित्र देश होगा वो मित्र कहलाएगा। अरी मित्र, अरी मित्र यानी जो हमारे शत्रु का मित्र होगा वो अरी मित्र कहलाएगा। मंडल सिद्धांत क्यों बनाया जाता था? पड़ोसी राज्य स्वाभाविक शत्रु होता है। प्रमुख बिंदु क्या क्या थे सिद्धांत के, इस मंडल सिद्धांत के? तो पड़ोसी राज्य जो था वो स्वाभाविक शत्रु होता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो पड़ोस में होते हैं हमारे राज्य, वो हमारे देश पर या विजुगीषु पर, आप सीधे सीधे विजुगीषु मानिए ना, विजुगीषु पर कब्जा करना चाहते हैं। शत्रु का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र होता है। और हो सकता है ये मंडल सिद्धांत ना आए, पर इतना आप जान लेना, आपके लिए मंडल सिद्धांत अगर आएगा भी तो शॉर्ट में आप इतना जान गए कि विजुगीषु क्या होता है, अरी क्या होता है, मित्र क्या होता है, अरी मित्र क्या होता है। षाड गुण नीति, षाड गुण नीति क्या होती है? 6, षाड मतलब 6, गुणे माने गुण। राजा के अंदर जो है 6 गुण कौन कौन से होना चाहिए, ये षाड गुण। या एक राज्य के अंदर जो है क्या होना चाहिए, एक राज्य को या एक राजा को अपने हितों की रक्षा करने के लिए इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए, ताकि उसके शत्रु कमजोर हो सके और अपने मित्रों को वो मजबूत बना सके। तो 60 गुण क्या होता था? जैसे संधि, तो अगर आप कमजोर हैं, अगर राजा कमजोर है तो उसे अपने बगल के जो मजबूत राजा है उसके साथ क्या करना चाहिए? संधि करना चाहिए, उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए। दूसरा आता है विग्रह। यदि आप मजबूत हैं, यदि राजा मजबूत है तो उसे बगल के कमजोर राजा के साथ या अपने शत्रु राजा के साथ युद्ध करना चाहिए, यानी विग्रह हो गया। आसन, तीसरी नीति या तीसरा गुण आसन है कि आपको अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। अगर राजा आपका बगल में बलशाली है या आपको आप जो है देख रहे हैं कि अभी हमारे लिए सही अवसर नहीं है, तो आपको आसन लगा के बैठ जाना चाहिए। मतलब ये मान लीजिए कि आसन, थोड़ी देर के लिए तटस्थ रहना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। यान, यान का मतलब है आपको आक्रमण करना चाहिए, सेना भेजना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारा पड़ोसी राज्य कमज़ोर हो रहा है और हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकता है, तो यानी हमको उस पर आक्रमण करना चाहिए। संश्रय, संशय का मतलब होता है शरण लेना, शक्तिशाली राजा का आश्रय लेना। अगर आप कमज़ोर हैं और आप पर कोई आक्रमण कर देता है शक्तिशाली राजा, तो आपको संशय लेना चाहिए, यानी किसी शक्तिशाली राजा की शरण में आपको जाना चाहिए। द्वैधी भाव, द्वैधी भाव मतलब आप एक साथ शत्रुता भी निभा सकते हैं किसी राज्य के साथ और मित्रता भी निभा सकते हैं, दोनों नीतियाँ चला सकते हैं। तो ये आपका षाडगुण नीति थी। और ये देखिए, ये सूत्र, एक छोटा सा सूत्र है कौटिल्य के अनुसार, षाडगुणस्य प्रकृति मंडलम योनि, है ना। तो 60 गुण का अर्थ है 6 गुणों या नीतियों का समुच्चय। यह विदेश नीति और कूटनीति के लिए 6 रणनीतियाँ हैं। तो ये राजा के अंदर 6 गुण होने चाहिए। तो आपने इसमें देखा कि जो अर्थशास्त्र था उसमें केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया गया है, प्रांतीय प्रशासन, ये प्रांत यानी जनपद, जिला, इनमें कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, इनके बारे में भी अर्थशास्त्र में बताया गया है। नगर के प्रशासन किस प्रकार चलाना चाहिए, उनके बारे में बताया गया है। न्याय व्यवस्था किस प्रकार की होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, 60 गुण नीति, राजा के 6 गुण कौन कौन से होना चाहिए, और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का प्रभाव किस पे पड़ा, आर्थिक नीतियों पर पड़ा,
सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा, कृषि और सिंचाई पर पड़ा, अवसंरचना विकास यानी राजमार्ग, बंदरगाह, सार्वजनिक भवन, इस प्रकार के विकास कार्यों पर पड़ा। कल्याणकारी उपाय, राजा को कल्याणकारी उपाय रखना चाहिए, इन सब चीज़ों पर अर्थशास्त्र का बहुत प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।